पढ़ेंगे बृहद प्रदेश किसे बोलते हैं, मध्यम प्रदेश किसे बोलते हैं या लघु प्रदेश किसे बोलते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको मैक्रो रीजन, मेसो रीजन और माइक्रो रीजन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है और कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्रो रीजन यानी कि बृहद प्रदेश किसे बोलते हैं। तो बृहद प्रदेश एक बड़े भौगोलिक जो क्षेत्र होता है जिसमें समान प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषता होती है, उसे हम लोग मैक्रो रीजन यानी कि बृहद प्रदेश कहते हैं। यह जो क्षेत्र होता है व्यापक स्तर पर विभाजित किया जाता है, जिसमें मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाना हुआ, विकास करना हुआ या प्रशासनिक संबंध में इसको जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि प्रमुख रूप से भारत में कितने बृहद प्रदेश पाए जाते हैं, तो 7 प्रमुख रूप से बृहद प्रदेश पाए जाते हैं। जो इसमें से पहला प्रदेश है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत प्रदेश यानी कि नॉर्दर्न इंडिया। अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है इसको जब आपस में मिलाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बृहद प्रदेश, जिसको हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं विशेषता की, तो इसकी विशेषता यह है कि यह हिमालय पर्वत के श्रृंखला में शामिल है। दूसरे इसकी विशेषता यह है कि यह गंगा और यमुना नदियों द्वारा जो बनाया हुआ मैदान है वो भी इसमें शामिल होता है। यहाँ की जो जलवायु होती है उसमें विविधता पाई जाती है और ऐतिहासिक और क्या बोलते हैं सांस्कृतिक धरोहर के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में गंगा और यमुना के मैदान हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, या ऐतिहासिक और क्या बोलते हैं जो सांस्कृतिक धरोहर वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको इसमें शामिल करके एक रीजन बनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो भारतीय जो राजनीति होती है या सांस्कृतिक होती है या धार्मिक धरोहर के रूप में इसको जाना जाता है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। दूसरे अगर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, बृहद प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो यह होता है आपका पूर्वी यानी कि ईस्ट इंडिया क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत जो मैक्रो रीजन है। इसमें अगर बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आपको बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया या पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो एक बृहद प्रदेश का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी भारत क्षेत्र। इसकी अगर विशेषता के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यह जो क्षेत्र होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें फैले हुए होते हैं। यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अगर वहीं बात करते हैं कि इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े अगर नगर कोई है या कोई अर्बन एरिया है तो इसको हम लोग कोलकाता बोला जाता है। यानी कि जो कोलकाता जो क्षेत्र होता है ये प्रमुख रूप से क्या होता है आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा इसमें जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी भारत यानी कि उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर वहीं बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो मैक्रो रीजन है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब क्षेत्रों को इसमें फिर से त्रिपुरा हो गया और सिक्किम क्षेत्र को शामिल किया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से जो 7 सिस्टर स्टेट होते हैं उसको और सिक्किम को शामिल जब किया जाता है तो इसको पूर्वी भारत या उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बृहद प्रदेश होता है। अगर वहीं विशेषता के बारे में बात करते हैं, इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यह पहाड़ी और वनी क्षेत्र होता है। फिर से यहाँ पे बृहद पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। और यह जो क्षेत्र होता है ये प्रमुख रूप से क्या होता है, यह जनजातीय संस्कृति के लिए विविधतापूर्ण होता है, इसलिए इसको एक बृहद प्रदेश यानी कि मैक्रो रीजन के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं चौथा जो प्रदेश होता है बृहद प्रदेश होता है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी भारत यानी कि वेस्ट इंडिया मैक्रो रीजन। तब वेस्ट इंडिया मैक्रो रीजन के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इसमें आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली को जब शामिल किया जाता है तो यह एक बृहद प्रदेश का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पश्चिमी भारत बृहद प्रदेश बोलते हैं। अगर वहीं बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो विशेषता अगर इन क्षेत्रों के देखें तो क्या है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। यानी कि जो राजस्थान में जो मरुस्थली जो क्षेत्र होता है वहाँ पे प्रमुख रूप से क्या होता है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। वहीं अगर बात करते हैं महाराष्ट्र को बात करते हैं, गुजरात, गोवा, दमन दीव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे समुद्री तट पाई जाती है, पश्चिमी घाट पाई जाती है। यह प्रमुख रूप से क्या होता है, आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध यह क्षेत्र है। अगर यहाँ के प्रमुख जो आर्थिक रूप से समुद्र अगर मतलब कि नगरीकरण या नगरीय क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे मुंबई हो गया, आपका अहमदाबाद, यह मुख्य रूप से आता है। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है मुंबई और अहमदाबाद, यहाँ पर देखेंगे आपको व्यापार हो गया, उद्योग हो गया या पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस क्षेत्र को बृहद प्रदेशों में बांटा जाता है।
जो इसमें पांचवा मतलब कि बृहद प्रदेश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत यानी कि साउदर्न इंडिया माक्रो रीजन बोलते हैं। अगर दक्षिणी भारत के बारे में बात करते हैं तो यह इसमें प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप को शामिल किया जाता है। यानी कि जब इन सारे क्षेत्रों को मिला दिया जाता है तो एक बृहद प्रदेश का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत बृहद प्रदेश बोलते हैं। अगर वहीं इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में क्या होता है, दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र होता है वो इसके पार्ट होता है, इसमें तटीय क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद से पूर्वी और पश्चिमी घाट को भी शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की पहचान ये है कि यहाँ पे समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं पाई जाती हैं और इस क्षेत्र में कृषि, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक संस्थान के लिए यह क्षेत्र क्या होता है, प्रसिद्ध है। इस वजह से इस क्षेत्र को एक बृहद प्रदेश में बांटा गया है जिसको हम लोग दक्षिणी भारत बृहद प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद से जो इसमें से छठवां जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम लोग मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया। जब मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इसमें दो राज्यों को शामिल किया जाता है, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। वहीं अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इस क्षेत्र की विशेषता क्या होती है तो इस क्षेत्र में जंगल पाई जाती है, खनिज संसाधन से संपन्न यह क्षेत्र है। यहाँ पे जो मृदा होती है वो अच्छी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यह जो क्षेत्र होता है वो सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय परंपरा के लिए भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है यह मुख्य रूप से देखा गया है कि यह जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए उनकी एक अपनी पहचान, अनूठा पहचान होती है, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक होती है जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद से जो इसमें अगला मतलब सातवां जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि जो अगला बृहद प्रदेश है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, इसकी विशेषता यह है कि यह जो द्वीप समूह होता है बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यह अपनी क्या होती है, प्राकृतिक सौंदर्यता या समुद्री जीव या जैव विविधता के लिए जाना जाता है या उसके लिए फेमस है। यह जो क्षेत्र है भारत के एक महत्वपूर्ण समुद्री और सामरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि यह जो क्षेत्र होता है भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र से पूरे इंडियन ओशन पर इंडिया अपने मतलब हितों का संरक्षण करता है, इसलिए इसको सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण समझा जाता है और इस वजह से इसको एक बृहद मतलब कि मैक्रो रीजन में इसको बांटा गया है। अगर वहीं बात करते हैं कि जो बृहद प्रदेश होता है उसकी महत्व क्या है, तो अगर महत्व के लिए बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक हो गया, चाहे आर्थिक हो गया, पर्यावरण या राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से पूरे भारत को बृहद प्रदेशों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। जो भारत होती है, भारत की जो विविधता या समृद्ध सांस्कृतिक होती है उसका कहीं ना कहीं यह क्या होता है, प्रतीक होता है। और देश का समग्र जब विकास करने के लिए इस प्रकार के मतलब क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद से जब दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है मेरा मेसो रीजन यानी कि मध्यम प्रदेश। अगर मध्यम प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह एक ऐसा क्षेत्रीय स्तर का मतलब प्रदेश होता है जो बड़े भूभाग क्षेत्रों जैसे जिसमें आप राज्य को बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों को शामिल करते हैं या छोटे स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं आप जिसमें जिला और नगर को बोलते हैं, इन दोनों के जो बीच में यानी कि बड़े भूभाग और सबसे छोटे भूभाग के बीच में जो स्थित होता है जिसको हम लोग मध्यम प्रदेश यानी कि मेसो रीजन के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र होता है उसकी क्षेत्रीय विभाजन आमतौर पर देखा गया है कि आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक समानता के आधार पर एक प्रदेश का निर्माण किया जाता है जिसको हम लोग मेसो रीजन के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है मेसो जो रीजन होता है एक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब की अवधारणा है जिसके आधार पर क्षेत्र को बांटा जाता है। बांटने के बाद से उसका अध्ययन करके वहाँ पे जो भी नीतिगत मतलब फैसले लेने होते हैं या विकास करना होता है उसको पूर्ति की जाती है। यह जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्रीय योजना होता है, विकास की नीति हो गई या प्रशासनिक संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में बांट करके इसको अध्ययन करना ज़्यादा उचित होता है, इसलिए मेसो रीजन में इसको बांटा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत के मतलब कि मेसो रीजन कितने होते हैं तो इसके कुछ मेसो रीजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम लोग दक्कन पठार क्षेत्र। दक्कन पठार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र होते हैं उसको जब शामिल किया जाता है तो एक मतलब कि मध्यम रीजन का मेसो रीजन का निर्माण होता है जिसको हम लोग दक्कन का पठार बोलते हैं। यह जो दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र होता है यह किसी और उत्खनन गतिविधि के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए एक रीजन के रूप में इसको बांटा गया है। दूसरा इसमें जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान। जब गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान के बारे में बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल असम वाले जो क्षेत्र होता है उसमें मतलब फैले हुए जो क्षेत्र हैं इसको हम लोग असम ब्रह्मपुत्रा मैदान के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा द्वारा जो मलबे लाकर निक्षेपित करके एक बृहद मैदान का निर्माण किया गया है वो क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ होती है और यह जो क्षेत्र होता है प्रमुख रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तीसरा जो प्रदेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर जब क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। उससे शामिल करके एक बृहद प्रदेश का मतलब कि एक प्रदेश का निर्माण किया जाता है मेसो रीजन का, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र बोलते हैं। यह जो क्षेत्र होता है अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। उसके बाद से जो इसमें अगला प्रदेश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थार मरुस्थल क्षेत्र। यह जो क्षेत्र होता है प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि जो राजस्थान के पश्चिमी वाला जो क्षेत्र होता है और जो उसके आसपास के कुछ क्षेत्र होता है उसमें जो फैले हुए क्षेत्र है जिसको हम लोग थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं। यह जो क्षेत्र होता है इसकी क्या विशेषता होती है कि यह अपनी शुष्क जलवायु विशेषता के लिए चाहे मरुस्थलीकरण के लिए जाना जाता है, जिसे हम लोग मरुस्थली प्रदेश के रूप में जानते हैं। उसके बाद से जो अगला इसमें प्रदेश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट मतलब कि पश्चिमी घाट प्रदेश बोलते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल वाले जो क्षेत्र होता है जो सरकारी मतलब कि उत्तर से पश्चिम दिशा में जो पश्चिमी साइड में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। अगर वहीं बात करते हैं कि इस क्षेत्र की विशेषता क्या है तो विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जहाँ क्या होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए एक ऐसे प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। अगर बात करते हैं कि मेसो रीजन का महत्व क्या है तो महत्व के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय जो योजना होती है, विकास के जो कार्य होते हैं उसके लिए क्या होता है मध्यवर्ती स्तर पर एक प्रदेश का निर्माण करके उसका अध्ययन किया जाता है। यह जो क्षेत्र होता है बड़े पैमाने पर जो नीति और योजनाओं का जो स्थानिक आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुरूप बनाई जाती है और उस क्षेत्र में लागू किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेसो रीजन बोलते हैं। तो ये इसका महत्व होता है। यह जो क्षेत्र होता है यह क्या होता है जो आपका क्षेत्रीय विभाजन जो प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिक प्रभावी होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक छोटा सा रीजन का निर्माण करेंगे, अगर वहाँ पे कोई भी प्रशासनिक कार्य करते हैं या कोई भी मतलब योजनाएं लागू हुई हैं उसको यहाँ पे अगर योजनाएं बनाई गई है अगर उसको लागू किया जाता है तो वो अधिक प्रभावी होता है, इसलिए एक छोटे प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। यह जो क्षेत्र होता है वो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के बढ़ावा देने में काफ़ी सहायक होते हैं, इसलिए ऐसे प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग माइक्रो रीजन बोला जाता है यानी कि लघु प्रदेश बोला जाता है। यानी कि लघु वह प्रदेश है जो बृहद प्रदेश, मध्यम प्रदेश के बाद एक छोटे से जो क्षेत्र आते हैं जिसकी क्या होती है एक आमतौर पर देखा गया है कि एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थानीय विशेषता, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक तत्व या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिस प्रदेश का निर्माण किया जाता है जिसको लघु प्रदेश यानी कि माक्रो रीजन कहा जाता है। यह मतलब कि क्षेत्र के रूप में अगर बात करें तो बहुत ही छोटा प्रदेश होता है जिसकी मतलब कि स्थानीय कोई एक विशेषता होती है, उस आधार पर इसको बांटा जाता है। यह जो क्षेत्र होता है बड़े क्षेत्र या बड़े क्षेत्र या क्या बोलते हैं क्षेत्रों का हिस्सा होता है जिसको एक लघु प्रदेश के रूप में देखा जाता है। उनकी एक विशेष विशेषता होती है, उसी के आधार पर एक अलग अपनी पहचान रखता है, जिस वजह से इसको एक प्रदेश के रूप में विभाजित किया जाता है। अगर बात करें कि इसके मतलब कि कितने भागों में बांटा गया है तो उनके विशेष गुणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि कुछ पार्टों में इसको बांटा गया है। अगर बात करते हैं कि माक्रो रीजन कौन कौन से रीजन है तो पहला इसमें से जो रीजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दार्जिलिंग रीजन। यानी कि दार्जिलिंग की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक मतलब कि छोटा सा भूभाग जो उसके उत्तरी भाग में है वहाँ फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसको हम लोग दार्जिलिंग बोलते हैं। तो अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या होता है यहाँ पे चाय उत्पादन की जाती है, हिल स्टेशन के लिए जानी जाती है और यहाँ पे क्या होता है नेपाली और तिब्बती संस्कृति का संगम पाया जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से नेपाली और तिब्बती संस्कृति वाले होते हैं।
वहीं अगर वितरण के बारे में बात करते हैं तो जो दार्जिलिंग होता है अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध होता है। कभी कभी इसको मतलब कि चाय की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस क्षेत्र को चाय की राजधानी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो हिमालय के तलहटी वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे फैला हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या होता है, पर्यटन के लिए भी प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब कि भूमिका निभाता है। वहीं अगर दूसरे इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो कोल्हापुर, यानी कि कोल्हापुर जो क्षेत्र होता है वो महाराष्ट्र में है। यह मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जो कोल्हापुर है इसकी पहचान है चीनी उद्योग के लिए, मराठा संस्कृति के लिए, और कोल्हापुरी जो चप्पल होता है या व्यंजन होता है उसके लिए यह क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही फेमस है। अगर वितरण के बारे में बात करते हैं तो जो कोल्हापुर है अपने ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हो गया, चाहे ऐतिहासिक धरोहर हो गया, उसके लिए जाना जाता है। उसके अलावा ये चीनी उद्योग और कोल्हापुरी चप्पल के लिए जाना जाता है। इसमें से जो तीसरा रीजन होता है वो कुमाऊं क्षेत्र होता है। कुमाऊं जो क्षेत्र होता है ये उत्तराखंड में पड़ता है। यह क्या होता है, पर्यटन या प्राकृतिक सौंदर्य या कुमाऊं जो सांस्कृतिक होती है उसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। जो कुमाऊं हिमालय होता है उसके उत्तरी भाग में जो इस क्षेत्र स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख रूप से क्या होता है, पहाड़ी स्थल होता है, यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग कुमाऊं क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से जो कुमाऊं के सांस्कृतिक होती है, लोक कला या गीत हो गया, इसके लिए बहुत ही फेमस है। इस वजह से इस प्रदेश का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं चौथा तो इसमें होता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर मतलब यानी तमिलनाडु के एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कोयम्बटूर स्थित है। वहाँ पे मुख्य रूप से देखा गया है कि उसकी विशेषता क्या है कि कपड़ा का उद्योग हो गया, शैक्षिक संस्थान यानी कि इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। वहीं अगर वितरण के बारे में बात करते हैं तो कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत बृहद पैमाने पर दक्षिणी भारत में अगर कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है, इस वजह से इस क्षेत्र को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, कपड़ा उद्योग हो गया और शैक्षिक संस्थान महत्वपूर्ण है। उसके बाद से जो अगला इसमें जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, जो मध्य प्रदेश के आसपास के वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे कृषि भी होती है। विशेष रूप से कृषि में अगर सोयाबीन इस क्षेत्र में ज़्यादा बोया जाता है, गेहूँ की भी खेती होती है, और मालवा संस्कृति के लिए यहाँ पे प्रमुख रूप से जाना जाता है। अगर बात करते हैं वितरण के तो जो मालवा एक क्या होता है, एक उपजाऊ पठार है, यानी कहने का मतलब है कि यह पठारी होने के साथ साथ उपजाऊ भूमि यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि की जाती है, यानी कि यहाँ पे कृषि का उत्पादन भी किया जाता है। अगर वहीं बात करते हैं अगर सांस्कृतिक और परंपरा के बारे में बात करते हैं तो जो मालवा वाला जो क्षेत्र होता है अपनी एक अनूठा यानी कि विशिष्ट पहचान बनाए रखा है, जिसको हम लोग अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है, इस वजह से पढ़ते हैं। उसके बाद से जो अगला इसमें से रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भद्रांचल प्रदेश। भद्रांचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से आपको तेलंगाना वाला जो क्षेत्र होता है, तेलंगाना प्रदेश होता है, वहाँ पे पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि यह एक धार्मिक स्थल है, यानी कि राम मंदिर यहाँ पाई जाती है। यानी कि दक्षिणी भारत में अगर प्रमुख रूप से अगर राम मंदिर अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आप भद्रांचल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तेलंगाना में स्थित है, वहाँ पे पाया जाता है। इसकी वितरण क्या है कि यहाँ पे मतलब भद्रांचल जो भगवान राम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, यह धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से एक भद्रांचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। जो अगला इसमें जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं धरवाड़ क्षेत्र, और धरवाड़ की जब बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से कर्नाटका राज्य में पड़ता है। इसकी पहचान यह है कि यानी कि इसकी यहाँ पे विशेषता यह है कि यह जो शैक्षिक केंद्र होते हैं या सांस्कृतिक संगीत नाटक होते हैं उसके लिए ये जाना जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो शैक्षिक संस्थान है जिसमें से विशेष रूप से जो शास्त्रीय संगीत होता है उसके लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। धरवाड़ वाला जो क्षेत्र होता है वो शैक्षिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे क्या होता है सांस्कृतिक जो संगीत होता है या इनके भारतीय जो नाट्यम टाइप होते हैं ऐसे, या तो जो साहित्यिक परंपरा होते हैं उसके लिए ये जाना जाता है। वहीं अगर अगले रीजन के बारे में बात करते हैं तो अगला जो रीजन होता है मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुजफ्फरपुर पड़ता है। यह जो क्षेत्र होता है या विशेषता की बात करते हैं तो यह जो क्षेत्र होता है मुख्य रूप से जो चीली का उत्पादन होता है, लीची का जो उत्पादन होता है उसके लिए जाना जाता है, और इस क्षेत्र में क्या होता है बागानी खेती की जाती है, उसके लिए फेमस है। यानी कि जो मुजफ्फरपुर के जो लीची है ये बहुत ही फेमस है, इसलिए इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ प्रमुख रूप से क्या होता है कृषि की जाती है, जिसमें लीची के अलावा महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे तो यहाँ पे बागाती कृषि की जाती है।
अगर वहीं बात करते हैं कि जो लघु प्रदेश यानी कि मैक्रो रीजन होता है, इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में आपको पहले ही पता है कि जो मैक्रो रीजन यानी कि बृहद प्रदेश होता है बहुत बड़े भूभाग में फैला होते हैं। जो मेसो रीजन यानी कि मध्यम प्रदेश होते हैं उससे थोड़ा सा छोटे रीजन में फैले होते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं लघु प्रदेश यानी कि माइक्रो रीजन के बारे में बात करते हैं, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी स्थानीय विशेषता होती है, एक बहुत छोटे से मतलब भूभाग को जिसकी स्थानीय कुछ विशेषता है, उस आधार पर इसको बांटा जाता है। तो पहली विशेषता इसकी ये हो सकती है कि यह आकार में क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी स्थानिक विशेषता होती है, इस वजह से इसको लघु प्रदेश में बांटा जाता है। दूसरा का इसका होता है कि विशिष्ट गुण, यानी कि उस प्रदेश को बांटने में एक मतलब फैक्टर ये भी काम किया होगा, कारक, कि उसकी कोई एक विशिष्ट अपनी गुण होगी, एक अनूठा पहचान होगी, जिस वजह से उस प्रदेश का निर्माण किया गया होगा। तीसरा इसमें जो होता है स्थानिक महत्व, यानी कहने का मतलब यह है कि मैक्रो रीजन यानी कि लघु प्रदेश बांटने का मतलब यह है, जैसे हमने बोला कि मुजफ्फरनगर, तब सॉरी मुजफ्फरपुर बोले, तो मुजफ्फरपुर बिहार में एक ऐसा जो क्षेत्र होता है जहाँ पे बागाती कृषि होती है, या प्रमुख रूप से वहाँ पे लीची की खेती होती है, यानी कि उसकी एक स्थानीय महत्व है, इस वजह से उस प्रदेश का निर्माण किया गया है। तो यानी कि तीसरा जो इसमें से विशेषता होती है वो स्थानिक महत्व होती है। चौथा इसका होता है सांस्कृतिक धरोहर। जैसे भद्रांचल की भी बात की है, तो भद्रांचल में क्या महत्वपूर्ण था, तो तेलंगाना में एक ऐसा क्षेत्र है जो धार्मिक रूप से ज़्यादा समृद्ध है, जहाँ भगवान राम की मंदिर बनी हुई है, एक उसकी मतलब कि धार्मिक पहचान है, इस वजह से उसको एक लघु प्रदेश में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु प्रदेश बोला जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि आकार में छोटा होता है, विशिष्ट गुण होते हैं, स्थानिक महत्व होते हैं, और सांस्कृतिक या धार्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग लघु प्रदेश के रूप में बांटते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसकी महत्व क्या है, तो जो मैक्रो रीजन होता है इसका स्थानिक स्तर पर या तो विकास की योजना बनाना हुआ, सांस्कृतिक संरक्षण हुआ, आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस वजह से इसको बांटा जाता है। यह अपने विशिष्ट गुणों के कारण स्थानीय और क्षेत्रीय बनाए रखने में सहायता करता है, इस वजह से लघु प्रदेश में बांटा जाता है। अब ये देखिए कि ये उसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि बृहद प्रदेश यानी कि मैक्रो रीजन किसे कहते हैं, इसकी ये इंग्लिश में डिफिनीसन दी गई है कि बृहद प्रदेश किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद से ये देख लीजिए मेसो रीजन यानी कि मेसो रीजन किसे कहा जाता है, इसका ये इंग्लिश वर्जन है। फिर ऐसे ही मैक्रो रीजन किसे कहते हैं, इसका ये डिफिनीसन है, आप इसको भी देख सकते हैं कि मैक्रो रीजन इज़ द स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल यूनिट, दिस इज कैटेगराइज, दे आर रिफर बाय द लोकलाइज एरिया, जो होता है जिसकी डिस्टिंक्ट मतलब पहचान होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग मैक्रो रीजन के नाम से जानते हैं। तो आज ये रहा जिसमें हम लोग 3 प्रदेशों को पढ़ने की बात किए हैं, जिसमें एक था आपको मैक्रो रीजन था बृहद प्रदेश, मेसो रीजन था जिसको मध्यम प्रदेश कहते हैं, फिर से माइक्रो रीजन जिसको लघु प्रदेश कहते हैं। इसको आज हम लोग देखने की बात करें। थैंक यू।